मित्रों, ये कहानी है एक आईपीएस महिला अधिकारी की जो जेल से मिल रही शिकायतों का निरीक्षण करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करती हैं। जब आईपीएस मैडम एक विधवा महिला बनकर जेल की सलाखों के पीछे जाती है तो उसे पता चलता है कि जेल केवल अपराधियों की सजा का ठिकाना नहीं बल्कि एक संगठित शोषण का अड्डा है। वहाँ का दरोगा रात में उनके साथ सोता है, उनका शोषण किया जाता है। दरोगा हर महिला कैदी की इज्जत लूटता है। दरोगा कैदी महिला के साथ रात बिताता है। और जब आईपीएस मैडम खुद कैदी बनकर जेल में पहुंची तो उसके साथ भी वही हुआ। मित्रों, फिर जो हुआ उसको जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, रात के करीब 10 बजे थे। राजधानी में एक आलीशान सरकारी बंगले में आईपीएस आयशा अपनी ऑफिस फाइलों के बीच बैठी थीं। कमरे में हल्की रोशनी थी, खामोशी घनी थी और टेबल पर पड़ी एक मोटी फाइल उनकी नज़रें बार बार अपनी ओर खींच रही थी। उस फाइल पर मोटे अक्षरों में लिखा था, गोपनीय रिपोर्ट, महिला बंदियों का यौन उत्पीड़न। और फिर जब उस आईपीएस आयशा ने उस फाइल को पढ़ा तो पाया ये जेल सिर्फ अपराधियों की सजा का ठिकाना नहीं, जहां हर रात दरोगा विक्रम महिलाओं के साथ में दरिंदगी करता है, उनकी अस्मिता रौंदता है और उनकी आत्मा को रोज कुचलता है। फाइल में एक ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट और 2 धुंधली तस्वीरें थीं। ये देखकर आईपीएस आयशा का चेहरा सख्त हो गया। ये अब कानून का मामला नहीं, इंसानियत का प्रश्न था। सरकारी जांच धीमी होती और तब तक कई जिंदगियां और बर्बाद हो जाती। इसलिए आईपीएस आयशा ने तय किया, अब खुद ही मैदान में उतरना होगा। मित्रों, रात के 2 बजे आईपीएस आयशा ने वर्दी उतारी और एक विधवा कैदी के भेष में जेल के भीतर दाखिल हो गईं। वो जेल की सर्द कोठरी में बैठी थीं, पर भीतर से गर्म लावा बह रहा था। पहली रात ही दरोगा विक्रम उनके पास आया। उसकी आंखों में हवस थी, चेहरे पर सत्ता का गुरूर था और कहने लगा, चलो जेल में नई हवा आई है, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने सुना है सपना। चलो नाम अच्छा है, लेकिन अब तुम्हारा नाम मैं तय करूंगा। मित्रों, उधर आईपीएस आयशा ने कैमरे को सक्रिय कर रखा था, जो अपनी चूड़ी में छुपाकर एक मिनी डिवाइस की तरह काम कर रहा था, जिसमें दरोगा की हर शब्द, हर हरकत रिकॉर्ड हो रही थी। 3 दिन बीत गए। आईपीएस आयशा ने देखा कि जेल में कैदी महिलाएं जैसे रुबीना, शबनम, रेखा आदि महिलाओं को रात में दरोगा द्वारा कैसे बुलाया जाता है और जो भी महिलाएं इनकार करती हैं उन्हें पीटा जाता है या उनके खाने में नशीला पदार्थ मिलाया जाता है, फिर उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं। उसी रात आईपीएस आयशा ने तय किया कि अब हर दर्द को अपनी आंखों से देखेंगी। उन्होंने कोठरी की दरारों में एक छोटा कैमरा छुपा रखा था, जिसका कनेक्शन जेल के बाहर ड्राइवर सतीश के पास सुरक्षित था, जो एक वकील के भेष में बैठा था। वहीं तीसरी बार दरोगा विक्रम जब सामने आया, लंबा भारी शरीर, आंखों में वासना की आग और चेहरे पर सत्ता का घमंड था। वहीं दरोगा विक्रम ने आईपीएस आयशा से सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? वहीं आईपीएस आयशा ने कुछ भी नहीं कहा और सर को झुका लिया और कहा, मेरा नाम सपना है। आवाज़ इतनी धीमी थी कि शायद दीवारें भी ना सुन पाएं। उसकी नज़रें बता रही थीं कि जल्द ही वो सपना यानी आईपीएस आयशा को भी उसी रास्ते पर लेकर जाएगा जिस रास्ते पर कई औरतें टूट चुकी थीं। वहीं दरोगा ने आईपीएस आयशा की ठोड़ी पकड़ी और चेहरा ऊपर किया और मुस्कुराया और कहा, अच्छा है जेल में नई हवा आई है। उसकी नज़रें बता रही थीं कि जल्द ही वो सपना को भी उसी रास्ते पर लेकर जाएगा जिस रास्ते पर कई औरतें टूट चुकी थीं। और फिर आईपीएस आयशा ने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की, सब सही चल रहा था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसे कोठरी में नींद नहीं आई। चारों ओर से आती हुई स्त्रियों की गूंज और दिल में उबाल मारती क्रांति एक नई ऊर्जा पैदा कर रही थी। आईपीएस आयशा ने बंद मुट्ठी खोली और खुद से ये वादा किया कि अब किसी की सिसकियां दबेंगी नहीं। अब दरिंदों के दिन जा चुके हैं। फिर तो ऐसा लगा मानो जेल के गलियारों में उस दिन अजीब सी खामोशी थी। हवा जैसे रुक गई हो, दीवारों में भी सिसकियां अटकी हों। आयशा जो अभी सपना के भेष में थी,
कोठरी के कोने में बैठी अपनी सोच में डूबी थी। 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन जिसकी कल्पना उसने की थी वो असलियत में और भी ज़्यादा डरावनी थी। तभी अचानक गेट खुला, 2 प्रहरी अंदर आए और बोले, 1 से 14 नंबर बाहर चलो, सर ने बुलाया है। 1 से 14 नंबर कैदी यही था सपना, यानी आईपीएस आयशा। वहीं आयशा समझ गई कि आज मेरा नंबर आ गया, मेरे साथ भी वही होगा जो और स्त्रियों के साथ होता आ रहा था। वहीं आयशा ने खुद को संभाला और बाहर निकल आई और फिर आईपीएस आयशा को दरोगा विक्रम के इशारों पर जेल के उस हिस्से में ले जाया गया जिस सुरक्षित स्थान पर जो वीआईपी माना जाता था, जहां पर और स्त्रियों को लेकर जाया जाता था। वहीं दरोगा विक्रम का कमरा मानो एक आलीशान ऑफिस था। दीवारों पर तस्वीर, मेज पर रखी शराब की बोतल और एक कोने में आरामदेह सोफा। जेल के भीतर दरोगा विक्रम की एक अलग ही दुनिया थी। फिर तो आईपीएस आयशा को देखकर, यानी सपना को देखकर, दरोगा विक्रम ने कुर्सी पर बैठे बैठे कहा, नाम क्या बताया था सपना? अच्छा है, लेकिन अब तुम्हारा नाम वही होगा जो मैं बुलाना चाहूँगा। फिर तो दरोगा विक्रम की बात सुनते ही आईपीएस आयशा से बनी विधवा सपना ने नजरें नीचे कर लीं, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी नसें तन चुकी थीं। कैमरा अभी चालू था, उसकी चूड़ी में छुपा हुआ माइक कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। उसी समय दरोगा ने आगे बढ़कर आईपीएस आयशा की ओढ़नी खींचनी चाहिए, लेकिन तभी आयशा एक झटका देकर डरती हुई पीछे हट गई। वहीं दरोगा ने हंसते हुए कहा, अभी तो शुरुआत है सपना, यहाँ डरने की नहीं, आदत डालने की ज़रूरत होती है। और इतना कहते ही दरोगा ने बेल बजाई। एक महिला प्रहरी अंदर आई और दरोगा ने कहा, इस सपना को मेरी नज़र के नीचे, इसे वीआईपी बैरिंग में रखो। और फिर बैरिंग के नीचे आईपीएस आयशा को एक काली कोठरी में डाल दिया गया। मित्रों, रात के 2 बजे थे। दरवाज़ा खुला और उसी जेल में पहले से ही कैद रूबीना अपने बैरिंग से निकल कर के आईपीएस आयशा यानी सपना के पास चुपचाप कमरे में अंदर गई और बोली, ए सपना बहन, रात में सावधान रहना, दरोगा तुम्हारे पास में कभी भी आ सकता है। कई औरतें इसी कोठरी में टूटी हैं। फिर तो रूबीना की बात को सुनकर के आईपीएस आयशा की आंखें छलक उठीं, लेकिन आवाज़ में दृढ़ता थी और उसने कहा, रूबीना चिंता मत करो, तुम्हारी आवाज़ अब सिर्फ दीवारों से नहीं टकराएगी, मैं वादा करती हूँ। मित्रों, इधर दरोगा विक्रम ने आईपीएस आयशा को, जिसे वो एक सपना कैदी समझता था, उसे अपने पास लाने की हर कोशिश कर ली। कभी मीठे बोल, कभी जबरदस्ती, कभी धमकी, लेकिन सपना हमेशा रोकर, डरकर सहन करती रही और अपने लक्ष्य को और पास ले आई। उधर जेल के बाहर ड्राइवर सतीश हर दिन एक वकील के भेष में जेल के पास बाहर बैठता था, हर फुटेज को सुरक्षित करता, मीडिया और उच्च अधिकारियों से संपर्क बढ़ाता। इस प्रकार मित्रों, जब चौथी रात आई, वो रात जब दरोगा ने आईपीएस आयशा से साफ साफ कह दिया, आज की रात तेरी परीक्षा की रात है, या तो तू मेरी होगी या फिर तेरा वजूद मिटा दूंगा। वहीं आयशा की कोठरी का दरवाज़ा खुला हुआ, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पास एक छोटी डिवाइस थी जो सिग्नल भेजकर जेल के बाहर बैठे वकील के भेष में उनके ड्राइवर सतीश को संकेत दे रही थी। और जैसे ही दरोगा उसके पास पहुंचा और ज्यादती करने की कोशिश की तो आयशा ने डिवाइस सक्रिय कर दी। वहीं जेल के बाहर खड़ी गाड़ी में सतीश सक्रिय हो गया। पुलिस कमिश्नर, महिला आयोग और 2 पत्रकारों को लेकर वो तुरंत ही रवाना हुआ। जेल की अंधेरी रात अब उजाले की आहट सुनाने लगी थी। मित्रों, आयशा अब भी सपना के चेहरे में थी, लेकिन उसकी आंखों में क्रांति की आग साफ चमक रही थी। वो भीतर ही भीतर एक चक्रवात बन चुकी थी। उसका मिशन अब एक मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां से लौटना अब नामुमकिन था। और फिर दरोगा विक्रम शराब के नशे में था और फिर सीधा अपने कमरे से निकलकर उस वीआईपी कोठरी की ओर बढ़ा, जहां पर सपना यानी आईपीएस आयशा थी। मित्रों, उसके हाथ में शराब की बोतल, आंखों में हवस और जेब में एक चाबी थी उस कोठरी की। वहीं दरोगा विक्रम ने जब दरवाजा खोला और आईपीएस आयशा से कहा, आज कोई बहाना मत बनाना, आज तू मेरी होगी, चाहे जोर से चीख ले या चुपचाप मान ले। वहीं आईपीएस आयशा ने डरते हुए 2 कदम पीछे खींचे और कहा, मैं आपकी सेवा में तैयार हूँ साहब।
बस थोड़ी दया दिखाइए। बस फिर क्या था, दरोगा ने दरवाज़ा बंद किया। अंदर अब कोई तीसरा नहीं था। फिर तो आईपीएस आयशा ने धीरे से कमर के पीछे लगे बटन को दबाया तो लाइव चालू हो गया। उधर ड्राइवर सतीश ने ठीक उसी समय पर वीडियो को ऑनलाइन शेयर करना शुरू कर दिया। दरोगा ने जैसे ही आयशा के करीब आने की कोशिश की तो आयशा ने कहा, पहले आपकी सेवा करूं या ये बताऊं जो पहले मैं जानती हूं। फिर तो आयशा की आवाज़ सुनते ही दरोगा ठिठक गया, क्या मतलब? तभी आईपीएस आयशा सीधी खड़ी हो गई। अब उनके अंदर डर नहीं बल्कि आग झलक रही थी और फिर बोली, मैं जानती हूँ कि तुम इस जेल में सिर्फ वर्दी का सम्मान नहीं बढ़ाते बल्कि एक पूरा रैकेट चलाते हो। तुमने रूबीना, शबनम और कई औरतों को सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक गुलाम बनाया है। तुम्हारे आदमी जेल में ड्रग्स पहुंचाते हैं, बाहर के गुंडों से पैसे लेते हैं, औरतों की सप्लाई करते हो और जो मुंह खोलता है उसकी लाश जेल के कुएं से मिलती है। तभी दरोगा विक्रम हंस पड़ा, तू क्या करेगी? तू एक विधवा औरत, तू किसे बताएगी? फिर तो आईपीएस आयशा बोली, मैं जिसे बताना था बता चुकी हूँ। तुम अभी लाइव हो, तुम्हारी ये दरिंदगी, तुम्हारा सच पूरा देश देख रहा है। वहीं विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया, वो पीछे हटा। लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुला और महिला आयोग की अधिकारी, कमिश्नर, पत्रकार और सतीश अंदर आ गए और बोले, दरोगा विक्रम, आपको बलात्कार की कोशिश, महिला उत्पीड़न, जेल के अंदर गैर कानूनी गतिविधियों के संचालित करने और गंभीर धाराओं में गिरफ्तार किया जाता है। मित्रों, दरोगा भागने की कोशिश करता है लेकिन चारों ओर से घिर जाता है। हर तरफ से हथकड़ियां लेकर पुलिसकर्मी घेर लेते हैं। वहीं प्रहरी जो उसके इशारों पर काम करते थे अब सर झुकाए खड़े थे। उधर आईपीएस आयशा ने एक अंतिम नज़र जब उस कोठरी पर डाली तो सोचने लगी कि ये सिर्फ एक दरोगा की गिरफ्तारी नहीं, ये उस व्यवस्था की हार है जिसने बरसों से औरतों की आवाज़ को दबाकर रखा। मित्रों, इस प्रकार जेल में अफरा तफरी मच चुकी थी। सीसीटीवी रिकॉर्ड्स, गुमशुदा महिलाओं की फाइलें सब बाहर आने लगे। जो बातें फाइलों में दबी थीं अब वो सुराग बन चुकी थीं। दरोगा की गिरफ्तारी के साथ ही जेल के भीतर मौजूद एक संगठित अपराध का पर्दाफाश हो चुका था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आईपीएस आयशा जानती थी कि इस गिरोह के पीछे और भी चेहरे हैं, कुछ वर्दी में, कुछ कुर्ते में और कुछ नकाब में। मित्रों, अब आईपीएस आयशा की पहचान सबके सामने आ चुकी थी कि ये सपना नहीं, ये तो एक आईपीएस आयशा हैं। वहीं जेल पर हुई कार्रवाई से पूरे प्रदेश में हलचल मच गई और मीडिया में न्यूज़ चल रही थी कि आईपीएस बनी विधवा महिला ने किया जेल में ड्रग्स रैकेट और बलात्कार का पर्दाफाश। वहीं दरोगा विक्रम तो सिर्फ एक मोहरा था, असली खिलाड़ी अभी भी पकड़ से दूर था और वो था ताकतवर इंसान जो विक्रम जैसे लोगों को संरक्षण देता था। विक्रम की गिरफ्तारी के बाद जेल में छापा पड़ा, पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए। वहाँ से कई फर्जी नाम, फर्जी रजिस्टर, नशीली दवा के पैकेट और दर्जनों गुमशुदा महिलाओं की तस्वीरें बरामद हुईं। पर एक चीज़ ने आईपीएस आयशा को चौंका दिया, वो थी सीक्रेट डायरी जो दरोगा के कमरे में छुपाकर रखी गई थी। डायरी में दर्ज था कि मास्टर के निर्देश पर रूबीना को शिफ्ट किया गया और सपना नाम की नई औरत भी उसी कोठरी में है। तो मास्टर ने कहा उसे भी तोड़ना है जैसे बाकी औरतों को तोड़ा है। मास्टर कौन था ये मास्टर? आईपीएस आयशा की आंखें साफ हो गईं। अब वो सिर्फ एक आईपीएस नहीं बल्कि एक औरत भी थी जिसे उन महिलाओं का बदला लेना था जो सिसकियों में दम तोड़ चुकी थीं। और फिर अगले ही दिन आईपीएस आयशा महिला आयोग और विशेष अपराध शाखा के साथ में मिलकर एक गुप्त बैठक करती हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि मास्टर कोई और नहीं बल्कि शहर का एक सम्मानित नेता, विधानसभा में 3 बार का एमएलए बीके त्रिपाठी है, जिस पर पहले भी कई केस लगे थे पर सबूत के अभाव में उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका। हर बार वो बचकर निकलता रहा और ये दरोगा विक्रम भी उसी का आदमी था और जेल में वो रॉकेट उसी के इशारे पर चलता था। आईपीएस आयशा के पास अब पर्याप्त सबूत थे लेकिन मामला संवेदनशील था क्योंकि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को सीधे नहीं पकड़ा जा सकता था। फिर आईपीएस आयशा ने अब अगली योजना बनाई। इस बार वो अकेली नहीं थी, पूरे राज्य की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ
उसकी टीम में थी। योजना थी एक जाल बिछाने की, जिसमें मास्टर खुद फंस गया। इसी दौरान आईपीएस आयशा को एक कॉल आता है। कॉल करने वाली महिला की आवाज़ कांप रही थी। वो कह रही थी कि मेरा नाम शबनम है, मेरा नाम शबनम है, मैं इस रैकेट की पीड़िता हूँ। मैं जानती हूँ मास्टर का ठिकाना कहाँ है, लेकिन मेरी जान खतरे में है। और फिर आईपीएस आयशा उस कॉल को गंभीरता से लेती हैं और अगले ही दिन भेष बदलकर बिना सरकारी गाड़ियों के उस महिला से मिलने निकलती हैं। मित्रों, शबनम नाम की कैदी उस आईपीएस आयशा को एक पुराने फार्म हाउस पर लेकर जाती हैं, जहां बीके त्रिपाठी अक्सर अपने विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करता है। और फिर वहां पहुंचकर आईपीएस आयशा सीक्रेट दरवाजा को देख कर के दंग रह जाती हैं, क्योंकि वो फार्म हाउस नहीं, एक अत्याचार का किला था। वहीं दूसरी ओर बीके त्रिपाठी को भनक लग चुकी थी कि आईपीएस आयशा उसके पीछे हैं। फिर उसने अपने गुर्गों को आदेश दे दिया, इसे जिंदा मत छोड़ना, आईपीएस है, उधेड़ कर भून देगी। उधर आईपीएस आयशा अब एक ऐसे खेल में उतर चुकी थीं, जहां उनकी जान, उनकी वर्दी और उनका मिशन तीनों दांव पर थे। लेकिन उनका निश्चय अटल था कि अब कोई और सपना नहीं बनेगी। मित्रों, फार्म हाउस का अत्याचार किला देख करके और शबनम की गवाही ने आईपीएस आयशा को ऐसा धागा थमा दिया था जिससे पूरे रैकेट की पोल खोली जा सकती थी। लेकिन अब खेल बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक हो गया था, क्योंकि बीके त्रिपाठी खूंखार ही नहीं बल्कि चालाक भी था। वहीं आईपीएस आयशा के पास में अब पर्याप्त सबूत थे, लेकिन हर कदम संभल कर रखना था, क्योंकि एक छोटी सी चूक न सिर्फ मिशन बल्कि जान भी खतरे में पड़ सकती थी। और फिर ऐसा सोच कर के आईपीएस आयशा जब अपने ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार कर रही थीं, तभी एक एक्सप्रेस डिलीवरी वाला एक पार्सल लेकर आता है। मित्रों, उस डिब्बे में एक जली हुई साड़ी और साथ में एक धमकी भरा पत्र था। उसमें लिखा था, जो आग तूने हमारे अड्डे में लगाई है, वही आग तुझे और तेरे मिशन को जलाकर राख कर देगी। तू सिर्फ आईपीएस नहीं, अब हमारी दुश्मन है। अगला नंबर तेरा है। वहीं आईपीएस आयशा ने पत्र को पढ़ा, लेकिन उसका चेहरा ना डरा ना सहमा। उसकी आंखों में अब क्रोध का धड़कता हुआ एक संकल्प था। और फिर आईपीएस आयशा को अगले ही दिन एक गुप्त सूचना मिलती है कि बीके त्रिपाठी ने एक विशेष पार्टी का आयोजन किया है, जिसमें बीके त्रिपाठी ने विदेशी मेहमानों को प्रदर्शन दिखाने के लिए 5 लड़कियों को जेल से फार्म हाउस बुलाया है और उन लड़कियों को ले जाया जा रहा है। वहीं आईपीएस आयशा समझ चुकी थी यही मौका है। और फिर रात के 9 बजे हैं, ऑपरेशन शुरू होता है। आईपीएस आयशा पूरी टीम के साथ फार्म हाउस की तरफ रवाना होती हैं, लेकिन रास्ते में एक पुल पर ट्रक जाकर उनकी गाड़ी से टकरा जाता है। ड्राइवर सतीश की मौके पर मौत हो जाती है। आईपीएस आयशा बुरी तरह घायल हो जाती हैं, लेकिन होश में रहती हैं। मित्रों, ये एक सोची समझी साजिश थी। ट्रक ड्राइवर बाद में पकड़ा जाता है और पूछताछ में बताता है कि उसे ऊपर से आदेश था आईपीएस मैडम को रोकना है कैसे भी हो। उधर आईपीएस आयशा को तुरंत ही अस्पताल लेकर जाया जाता है, लेकिन ऑपरेशन अब अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता था। आईपीएस आयशा के होश में आते ही वो दर्द से कराते हुए कहती हैं, मेरे साथियों को कॉल करो, ऑपरेशन जारी रहेगा, मैं खुद चलूँगी, चाहे मुझे स्ट्रेचर पर ही क्यों न जाना पड़े। मित्रों, इस प्रकार अस्पताल से निकलते वक्त आयशा का चेहरा सफ़ेद पट्टियों से ढका था, लेकिन उनकी आंखों में लौ थी। टीम ने पूरा फार्म हाउस चारों तरफ से घेर लिया। अंदर पार्टी चल रही थी। वहां पर विदेशी मेहमान बीके त्रिपाठी और उसके गुर्गे बैठे थे। घड़ी ने रात के 12 बजाए, दरवाजे टूटे, गोलियां चलीं, चीख पुकार मच गई। और फिर बीके त्रिपाठी को पीछे के दरवाजे से भागते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं फार्म हाउस से 5 लड़कियां आज़ाद कराई गईं, जिनमें से एक रुबीना थी, जो पहले मरी हुई घोषित कर दी गई थी। ये सिर्फ एक छाप नहीं था, ये एक क्रांति थी। मित्रों, आईपीएस आयशा के संघर्ष ने ये दिखा दिया कि जब एक औरत न्याय के लिए उठती है तो सिस्टम की चूलें हिल जाती हैं। फिर फार्म हाउस से लड़कियों को ही नहीं निकाला, बल्कि पूरे प्रदेश में मानव तस्करी और जेल रैकेट की जड़ों को उखाड़ फेंका। लेकिन युद्ध अभी भी बाकी था, क्योंकि बीके त्रिपाठी जैसे कई मास्टर अभी भी सत्ता की छाया में छिपे थे।
मित्रों, आईपीएस आयशा का अगला कदम होगा उनकी पहचान उजागर करना। इस प्रकार आईपीएस आयशा के ऑपरेशन काली रात की सफलता के बाद देश भर में तहलका मच गया। हर न्यूज चैनल, हर अखबार उनकी बहादुरी की मिसाल दे रहा था। लेकिन आईपीएस आयशा जानती थीं कि युद्ध अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि बीके त्रिपाठी जैसे दरिंदे सिर्फ एक मोहरा थे। असली युद्ध उस मानसिकता से था जो सत्ता की आड़ में औरतों को वस्तु समझती थी। इस प्रकार बीके त्रिपाठी की गिरफ्तारी होने के बाद में न्यायालय में सुनवाई हुई। कोर्ट के बाहर जनता का हुजूम नारे लगा रहा था कि आईपीएस आयशा जिंदाबाद, बलात्कारियों को फांसी दो, नेताओं की आड़ में पाप नहीं चलेगा। मित्रों, उसी समय आईपीएस आयशा स्वयं कोर्ट में पेश हुई। उन्होंने मजबूती से कहा, मैं बताना चाहती हूँ कि बीके त्रिपाठी जैसे अपराधियों को समाज में सम्मानित नेता के रूप में देखने की भूल हमारी सबसे बड़ी चूक रही है। इन्हीं लोगों ने जेल को शोषण का अड्डा बना दिया था। इन्हीं लोगों ने महिला कैदियों को बलात्कार, तस्करी और ड्रग्स के जाल में धकेल दिया था। मैं आज कोर्ट से आग्रह करती हूँ कि इस अपराधी को सिर्फ कानून के अनुसार नहीं, इंसानियत के अनुसार सजा दी जाए। और फिर इंसानियत और आयशा के बयान के बाद कोर्ट में सन्नाटा छा गया। लेकिन गवाहों, वीडियो फुटेज और रिकॉर्ड के चलते अदालत ने बीके त्रिपाठी को बलात्कार, मानव तस्करी, हत्या की साजिश और भ्रष्टाचार जैसे संगीन अपराधों में उम्र कैद कारावास की सजा सुनाई। ये फैसला सिर्फ एक इंसाफ नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम को एक संदेश था कि सत्ता का दुरुपयोग अब नहीं चलेगा। मित्रों, उधर आईपीएस आयशा को गृह मंत्रालय की ओर से शौर्य पदक से नवाजा गया। लेकिन आईपीएस आयशा कोई उत्सव मनाना नहीं चाहती थीं। वो सीधे उन लड़कियों से मिलने गईं जिन्हें उस रैकेट से आज़ाद कराया गया था। और फिर जैसे ही उन्होंने अपने पास आते हुए आईपीएस आयशा को देखा तो कहने लगीं, मैम, आपने हमें इंसान होने का एहसास दिलाया। आपने वो किया जो हमारे अपने भी नहीं कर पाए। फिर तो ऐसी बातें सुनकर के आईपीएस आयशा की आंखें भर आईं। उन्होंने उन सब लड़कियों को अपने गले से लगाया और कहा, अब तुम केवल अपनी बची हुई जिंदगी नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी जियोगी। मित्रों, इस प्रकार कुछ महीने के बाद में आईपीएस आयशा को केंद्र सरकार से एक प्रस्ताव मिला कि वो राष्ट्रीय महिला सुरक्षा आयोग की विशेष अध्यक्ष बन जाएं। मगर आयशा ने विनम्रता से मना कर दिया, क्योंकि वो जानती थीं उनका असली मैदान वही है जहां जुल्म होता है, जहां इंसाफ की ज़रूरत है। मित्रों, एक रिपोर्टर ने आईपीएस आयशा से आखिरी सवाल पूछा, क्या मैम, आपको डर नहीं लगता? इतने ताकतवर दुश्मनों से भिड़ जाती हो। वहीं आईपीएस आयशा मुस्कुराईं और बोली, जब एक औरत विधवा बनकर जेल जा सकती है तो कोई भी औरत सिस्टम बदल सकती है। मित्रों, इस प्रकार आईपीएस आयशा की मुस्कान के साथ इंसाफ की एक नई सुबह शुरू हो गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।